हेलो दोस्तों, मेरा नाम है M.R. माली। आप सभी का मगारा माली ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम सीसेट के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बातों को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सबसे पहली जो बात ये है कि हम कॉम्प्रिहेंशन को जो सॉल्व करेंगे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। कैसे? क्योंकि जो हमें एग्ज़ाम में जो सॉल्व करना है तो वहाँ पर भी जो कम समय में उसको सॉल्व करना है, तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो कम समय में इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कम समय में इसको जो है कैसे सॉल्व किया जाए, तो इससे पहले हमें जो ध्यान जो रखना है कि जो कॉम्प्रिहेंशन जो पूछे जाते हैं हमारे जो इस पेपर में, जो कॉम्प्रिहेंशन जो पूछे जाते हैं, तो उन कॉम्प्रिहेंशन को जो हमारे जो रेपुटेटेड जो समाचार पत्र होते हैं उन समाचार पत्रों से उनको लिया जाता है। तो जो उनके जो अंश होते हैं और उनके अंशों को इसमें हमारे इन पेपर में उनको शामिल किया जाता है। तो उनके अंतर्गत जो यूनिवर्सल जो बातें होती है, जो व्यवहारिक जो बातें होती है, यूनिवर्सल जो बातें होती है, वो कभी भी गलत नहीं होती हैं। उसमें से इन जो अंश को लिया जाता है तो उन अंश में भी वो व्यवहारिक बातें लागू होती हैं, जो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती कि उसमें ऐसी क्षमता नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है। तो उनको हम प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पर देखेंगे। और वैसे जो स्टेटमेंट होंगे वो गलत होंगे, जो किसी की जो क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ने के बाद हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी जो बात है वो जो व्यवहारिक जो नियम है और जो सार्वभौमिक जो नियम उसके खिलाफ है, और जो सार्वभौमिक नियम के खिलाफ होगी वो तो ऑब्वियसली गलत होगी। तो हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि कौन सी जो बात है जो व्यवहारिक जो नियम है उसके खिलाफ है। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें जो है क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारिक, यहाँ पर क्या कह रहा है, व्यवहारिक बात कह रहा है। प्रश्न में ही जो पूछा गया है व्यवहारिक जो चीज़ें हमें बतानी, प्रश्न में हमें पूछा गया है कि हमें जो है व्यवहारिक जो चीज़ें बतानी है। तो जो व्यवहारिक जो चीज़ें होगी वही सही होगी। तो व्यवहारिक पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर जो क्या कह रहा है, पहला जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पूरे देश में कंक्रीट की विशाल भंडारण जो टांकियाँ और नहरों का निर्माण करना चाहिए। अब पूरे देश की बात कह रहा है। पूरे देश का मतलब कि जो भारत है उस भारत का जो नॉर्थ पार्ट भी आएगा, साउथ पार्ट भी आएगा। तो क्या ये संभव है कि जो नॉर्थ इंडिया वहाँ पर जो नहरें बनाई जा सकती हैं? क्योंकि वहाँ की जो भूमि है वो पथरीली भूमि, बहुत ही कड़क चट्टान है। वहाँ पर जो आर्किन की जो चट्टानें पाई जाती हैं, तो उन आर्किन की चट्टानों में क्या नहरें बनाई जा सकती है? तो ये तो संभव ही नहीं, ये व्यवहारिक नहीं है ना। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्यवहारिक बताना। ये व्यवहारिक है क्या? व्यवहारिक नहीं है। क्यों? क्यों पूरे देश की बात कह रहा है और हमारी जो साउथ इंडिया वहाँ पर आर्किन युग की जो चट्टान है और बहुत ही कठोर चट्टान है और वहाँ पर नहरें बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस आधार पर ये तो हमारा जो सही होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में जो कह रहा है कि फसल लेने के स्वरूप और कृषि प्रथाओं में बदलाव लाना। कह रहा है जो फसल लेने के जो स्वरूपों और जो कृषि प्रथाओं में बदलाव लाना। तो इसको हम होल्ड करते हैं कि ये सही हो भी सकता है, क्योंकि ये एक्सट्रीम भी नहीं है और कोई मतलब कि ऐसी कोई बात में लीनियर स्टेटमेंट, इसको हम रोकते हैं। फिर अब तीसरा वाला देखते हैं, सी क्या कह रहा है, पूरे देश में। यहाँ पर भी जो क्या कह रहा है, पूरे देश में नदियों को आपस में जोड़ना। अब जो कहीं ना कहीं जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट को जो बदल कर नहीं लिखा है, जो पहला वाला जो स्टेटमेंट उसको बदल कर नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये भी जो कह रहा है कि नदियों को आपस में जोड़ना। नदियों को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, नहरें बनानी होगी। नदियों को आपस में कैसे जोड़ेंगे? नहरों के माध्यम से जोड़ेंगे, और नहरों को जो पथरीली जो भूमि वहाँ पर खोदना संभव ही नहीं। तो इसके आधार पर ये भी हमारा जो गलत हो जाएगा, इसके आधार पर जो हमारा ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो डी देखते हैं, डी। अब ये जो डी क्या कह रहा है, डी के अंतर्गत क्या कह रहा है, तो डी कह रहा है कि बांधों और जलभरों के जरिए जल का सुरक्षित भंडार रखना। अब ये जो ऐसे क्या कह रहा है कि जो बांध है, जो जगह जगह पर जो बांध बनाए जाते हैं, और जो जलभर कहने का जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है के जरिए जल का जो सुरक्षित भंडार रखना। तो ये कोई एक्सट्रीम भी नहीं है और लीनियर जो स्टेटमेंट है। और अब हमारे पास में क्योंकि दो तो कट गया, सी भी काट दिया था और ए भी हमने जो काट दिया था। अब इसमें जो बी है वो एक मतलब कि पॉलिसी फ्रेमवर्क भी है और एक साधारण जो स्टेटमेंट भी है। और आप पैसेज भी पढ़ेंगे ना, तो पैसेज में ही जो जोर जो दिया जाएगा वो इसी के ऊपर दिया जाएगा। जो पैसेज भी आप पढ़ लेंगे ना, तो उसमें भी जो जोर इसी पर दिया गया है। पैसेज को यदि आप तेज़ी के साथ पढ़े तो इसमें भी जो बात इसी की जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर निकल जाएगा। यदि पैसेज को पढ़े तो यहाँ पर जो पीछे वाली जो बातें पढ़े, जैसे कि एकदम एंड वाला जो पढ़े, तो यहाँ पर लिखा है कि जो जल उपलब्धता की इस विषय स्थिति को इस तरह प्रतिबंधित और विनियमित किया जाना है ताकि वर्ष भर जल का उपयोग बना रहे। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि जो जल उपलब्धता है, जो जल की जो अवेलेबिलिटी है, उसको इस विषम जो स्थिति को इस तरह से प्रतिबंधित, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रबंधित और विनियमित किया जाना ताकि वर्ष भर जल का उपभोग बना रहे। और यही जो बात है यहाँ पर कही जा रही है, यही जो बात है वो डी में कही जा रही है कि बांधों और जलभरों के जरिए जल का सुरक्षित जो भंडार रखना।
भंडार जो रखना, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये बिना पैसेज पढ़े भी आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला जो पैसेज देखते हैं, अगला जो पैसेज क्या कह रहा है, अगले वाले जो पैसेज को देखते हैं यहाँ पर। तो अगले वाले जो पैसेज में देखिए, अगले वाले जो पैसेज में जो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है कि बहुत से, यहाँ पर क्या कह रहा है, तो कि किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए बहुत से अनुसंधान, मतलब कोई जो अन्वेषक है वो अनुसंधान कर रहा है, मान लो कि एक साल में यदि 100 अनुसंधान कर रहा है, तो उनमें से कह रहा है कि जो 80 बहुत से कह रहा है कि परिणाम, यहाँ पर कह रहा है किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए बहुत से का मतलब कि जो 100 में से 80 जो है वो अनुसंधान के जो परिणाम है वो महत्व के नहीं हो सकते। यदि मान लो कोई एक अन्वेषक है और साल में 100 अनुसंधान करता है और उसमें से 80 जो अनुसंधान है वो कोई महत्व के नहीं होंगे, तो फिर कौन अनुसंधान करेगा? अनुसंधान नहीं करेगा, क्योंकि उसका महत्व नहीं है, फिर कोई अनुसंधान नहीं करेगा। और ये भी स्टेटमेंट जो है कोई व्यवहारिक भी नहीं, और प्रश्न में भी क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार। तो लेखक कोई ऐसी बात तो नहीं करेगा ना, व्यवहारिक बात करेगा। तो हम इसमें से व्यवहारिक जो ढूंढेंगे, उसके बाद में हम पैसेज के आधार पर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी जो बात है वो व्यवहारिक हो सकती है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही महत्व का होता है। अब ये क्या कह रहा है, हमेशा ही महत्व का होता है, तो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया कोई भी मान लो कोई भी वो अनुसंधान करता है तो वो हमेशा ही महत्व का होता है, तो ये ज़रूरी भी नहीं है। भाई मान लो 100 में से 100 अनुसंधान करता है तो उसमें से हर जो अनुसंधान है वो महत्व का होगा, ऐसा तो ही नहीं। एक भी अनुसंधान गलत हो जाएगा, महत्व का नहीं होगा, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल जो नियम है या फिर जो व्यवहारिक जो बात उसके खिलाफ है, तो ये तो सही नहीं हो सकता, ये तो जो है वो सही नहीं हो सकता। ये तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, और ऊपर वाला भी हमने डायरेक्ट काट दिया। फिर यहाँ पर जो क्या कह रहा है, सी क्या कह रहा है, कह रहा है किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। यहाँ पर जो कह रहा है कि किसी जो प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी कहने का मतलब क्या है कि 100 में से जो 100 जो अनुसंधान किया उन 100 में से कोई एक भी जो है एक भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। ये बात सही है। अब इन सभी में तो एक्सट्रीम बात की जा रही थी, और ये हम इसमें जो लीनियर बात की जा रही है, यहाँ पर जो है लीनियर कहने के बाद साधारण बात की जा रही, कोई इसमें एक्सट्रीम भी नहीं है। हमारे जो यूनिवर्सल जो नियम है यानी जो व्यवहारिक जो बात उसके खिलाफ भी नहीं। क्यों, कैसे खिलाफ नहीं है? कह रहा है कि कोई मतलब किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान 100 में से कोई एक भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी का रहा है, तो ये ज़्यादा जो सही होने की संभावना इसकी बन जाती है। अगला देखते हैं डी, कह रहा है किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही कुछ महत्व का होना चाहिए। अब ये सियोरिटी दे रहा है, कह रहा है कि हमेशा महत्व का होना चाहिए, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि महत्व होगा ही होगा, नहीं। उसके भविष्य में उसका जो मालूम पड़ेगा कि कोई अनुसंधान है वो महत्व का होगा या न होगा, वो तो भविष्य के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस आधार पर जो हमारे जो 72 का जो उत्तर जो ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट, इनमें से ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो कौन सा है, तो सी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और व्यवहारिक भी लगता है। फिर उसके बाद में 72 के बाद में हम देखते हैं अगला जो सेंटेंस, अगला कौन सा पैसेज है, तो ये अगला जो प्रश्न था 71। अब 71 के अंतर्गत देखें, 71 के अंतर्गत क्या बात कह रहा है, 71 के अंतर्गत क्या बात कह रहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में लेखक की पूर्व धारणा ये है कि, क्या पूर्व धारणा है, कह रहा है कि यह कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता। कह रहा है कोई जो अनुसंधान है यह कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता, कभी भी मूल्यवान नहीं होता। कैसे हम सियोरिटी दे सकते हैं? कोई सियोरिटी नहीं दे सकता ना, कोई ऐसे निश्चितता कोई देगा, कोई निश्चितता नहीं देगा कि बहुत मूल्यवान नहीं होता है, कोई नहीं दे सकता। नहीं, ये पर कह रहा है कि ये कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता, मतलब कोई जो अनुसंधान है वो कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं हो सकता, इसकी कोई सियोरिटी दे भी नहीं सकता। क्या मालूम मूल्यवान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, व्यवहारिक नहीं ये भी। दूसरा कह रहा है यह कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है। क्या कह रहा है कि यह कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है, कभी कभी जो बहुत मूल्यवान होता है, बाकी समय में कभी मूल्यवान नहीं होता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, कह रहा है यह कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है और कभी कभी बहुत मूल्यवान होता भी नहीं है, कभी कभी जो बहुत मूल्यवान होता भी नहीं, इसको हम रिजर्व रखते हैं, इसको हम देखते बाद में इसको देखेंगे। अगला जो ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है यह कभी भी कुछ न कुछ मूल्य के बिना नहीं होता। मतलब क्या कह रहा है कि जो अनुसंधान है वो अनुसंधान कभी भी जो है कुछ न कुछ मूल्य के बिना नहीं होता, मतलब उसके लिए आपको कुछ न कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। कुछ न कुछ मूल्य मतलब जो अनुसंधान करेंगे तो आपको उसमें धन भी लगाना पड़ेगा, आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट लगता है, लगता है। और ये कह रहा है कि यह हमेशा ही बहुत मूल्यवान होता है। क्या कह रहा है, ये हमेशा ही बहुत मूल्यवान जो होता है, हमेशा ही। तो ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा ही बहुत मूल्यवान होगा, तो इस तरह से ये भी कट जाएगा। तो 71 में जो सी जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट। अब हम पैसेज को पढ़ते हैं,
कि पैसेज क्या कहता है। हम पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज में हम सबसे पहले नीचे जो पीछे की जो लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि जो निर्णय वही से निकलता है। तो हम देखेंगे पीछे वाली लाइन देखेंगे क्या कह रहा है, किंतु जहाँ अनुसंधान मौलिक नहीं है और सिर्फ विद्यमान सामग्रियों को फिर से व्यवस्थित करने के रूप में बना है, जहाँ इसका उद्देश्य वैज्ञानिक न होकर साहित्यिक या ऐतिहासिक है, तो यह आशंका है कि यह पूरा कार्य निरर्थक बनकर रह जाएगा, बनकर रह जाएगा। पूरा जो कार्य वो निरर्थक बनकर रह जाएगा। मतलब कि ये सब अनुसंधान के बारे में जो बातें कह रही कि इसमें जो क्या कह रहा है, यदि पूरे पैसेज को यदि देखें, एक पॉइंट वाइज देखें तो कह रहा है अनुसंधान को प्रोत्साहित करना किसी विश्वविद्यालय के कार्यों में से एक है और समकालीन विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है, न केवल उन मामलों में जहाँ अनुसंधान आवश्यक है, बल्कि सभी प्रकार की पूर्ण अलाभकर विषयों में भी। यहाँ पर जो कह रहा है पूर्ण अलाभकर, मतलब ऐसे विषय जहाँ पर कोई लाभ भी नहीं होता, तो वहाँ पर भी जो किया जाता है। और इन स्टेटमेंटों में ये भी कहा गया है ना, हमने जो उत्तर जो सिलेक्ट किया है, इनमें से जो उत्तर जो सिलेक्ट किया है उन उत्तरों में क्या कहा गया है, तो कह रहा है किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी जो अनुसंधान है वो परिणाम महत्व का हो सकता है। और यहाँ पर जो कह रहा है कि जो पूर्ण जो लाभकर जो अलाभकर जो विषय उसमें भी जो किया गया है, उनमें भी जो किया गया है, ताकि जो है कि ये सिक्योरिटी हो सके। तो इस तरह से जो हमारा जो, क्यों बाकी तो सब स्टेटमेंट एक्सट्रीम है और वो हमारी जो व्यावहारिकता के खिलाफ भी है, तो इसके कारण जो है वो सही होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान संभवतः कभी भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता। यहाँ पर क्या कह रहा है, कभी भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता है। यहाँ पर जो क्या कह रहा है, ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि कभी भी पूरी तरह से मूल्यहीन नहीं होता। यहाँ पर देखें पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता, मतलब इसका कभी न कभी उसका मूल्य होता ही होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, यही तो बात कह रहा है किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। यहाँ पर क्या कर महत्व हो सकता है, और यहाँ पर कह रहा है कि कभी भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या कर महत्व हो सकता है, तो ये उससे जुड़ रहा है। और ये 72 का ये हो गया। और 71 में भी देखे तो यहाँ पर 71 में हमने कौन सा सेलेक्ट किया था, तो ये कह रहा है कि यह कभी भी कुछ न कुछ मूल्य के बिना नहीं होता, यानी कुछ न कुछ इसके लिए मूल्य जो है देना होता ही है। ठीक है, अगला जो पैसेज देखते हैं, अगला जो पैसेज कौन सा है, अगला है 62 और 61 और 62 और 63, यहाँ पर 63 भी है ये। अब ये जो स्टेटमेंट देखेंगे ना, इस स्टेटमेंट में तो इस तरह की जो जिसमें सबसे छोटा पैसेज आता है वो सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट होता है और उसमें जो गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटा सा पैसेज है तो उसको 1 मिनट देकर आप पूरी तरह से उसको समझने की कोशिश करो कि वो पैसेज क्या कह रहा है, कि छोटा पैसेज है और छोटे पैसेज में जो संभावना ज़्यादा होती है गलत होने की। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है। जो सामाजिक जो व्यवस्था है वो एक पवित्र अधिकार है, यानी जहाँ पर सामाजिक व्यवस्था होगी वो एक पवित्र अधिकार है, मतलब जो सामाजिक व्यवस्था। फिर जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है, कौन अधिकार आधार है, तो ये पवित्र जो सामाजिक जो व्यवस्था है वो आधार है। तथा भी ये अधिकतर प्रकृति से नहीं आता है, मतलब जो अधिकार जो प्रकृति से नहीं आता है बल्कि जो सामाजिक जो व्यवस्था है वहाँ से आता है, और इसीलिए इसको जो परिपाटी पर आधारित होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो कह रहा है कि जो अधिकार है वो जो सामाजिक जो व्यवस्था का एक पवित्र जो अधिकार है और वो जो प्रकृति से नहीं आता बल्कि जो समाज से हमें दिया जाता है, तो इसलिए इसको जो परिपाटी पर आधारित होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टेटमेंट भी देखें तो परिपाटियाँ मनुष्य के अधिकारों के स्रोत है, तो यहाँ पर भी कहा गया कि इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। तो अधिकार यदि परिपाटियों पर आधारित होगा तो परिपाटियाँ स्रोत हो जाएगी अधिकारों का। और परिपाटियाँ कहाँ से आएगी, परिपाटियाँ तो समाज से आएगी। और फिर कह रहे हैं मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब एक सामाजिक व्यवस्था हो, मतलब जो सामाजिक व्यवस्था होगी तभी तो हम अधिकारों का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम कैसे करेंगे। कोई व्यवस्था ही नहीं होगी तो हम अधिकारों का प्रयोग कहाँ करेंगे। भाई व्यवस्था है तभी तो हम हमारे अधिकारों की मांग कर सकते, और व्यवस्था ही नहीं है तो फिर अधिकारों की मांग कहाँ से करेंगे। तो इसमें जो है दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, यानी मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी दोनों जो स्टेटमेंट इसके लिए सही है। फिर उसके बाद में जो आता है 62। अब जो 62 देखें ना, तो 62 में भी हम देख सकते हैं, पहले 62 वाला जो प्रश्न है जो परिच्छेद उसको देखते हैं हम। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस परिच्छेद का मुख्य विचार क्या है, मतलब मुख्य विचार हमें यहाँ से क्या देखना है कि जो व्यवहारिक जो विचार है और अभी जो वर्तमान जो समय में वो मतलब कि गलत नहीं होना चाहिए। आप उसको काट सकते हैं तो वो सही नहीं हो सकता, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। जैसे कि लोगों को दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो लोग हैं उन लोगों को जो दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये व्यावहारिक है, क्या ये व्यावहारिक है, क्या व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो दूसरों की राय से प्रभावित होते यहाँ पर कह रहा है नहीं होना चाहिए। ये पॉसिबल भी नहीं, व्यावहारिक भी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों,
क्योंकि सही है ही नहीं, क्योंकि तो प्रभावित होंगे लोग, कितनी भी कोशिश करेंगे ना तो लोगों की जो राय से प्रभावित होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद में अगला जो है, तो यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ पर देखें जो 62 है, तो 62 में जो क्या कह रहा है कि 62 में कह रहा है कि लोगों को दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिर लोगों को यथा जो संभव अधिकाधिक जो धन संचित करना चाहिए। यहाँ पर जो कह रहा है कि लोग हैं, उन लोगों को जो यथासंभव जो अधिकाधिक जो धन है वो संचित करना चाहिए। अब ये भी पॉसिबल है क्या? कह रहा है लोग हैं, उन लोगों को जो यथासंभव जो अधिकाधिक जो धन है वो संचित करना चाहिए। अब जो लोग हैं वो यथासंभव जो अधिकाधिक जो धन है वो संचित करना चाहिए। फिर यहाँ कह रहा है कि जो यहाँ पर जो कह रहा है कि लोगों को न तो राय देनी चाहिए और न ही राय लेनी चाहिए। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि जो लोग हैं उनको न तो अधिक जो राय देनी चाहिए और न ही लेनी चाहिए? तो ये भी जो संभव नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो क्या कह रहा है कि लोगों को न तो राय देनी चाहिए और न ही जो है वो लेनी चाहिए, न ही जो लेनी चाहिए। तो ये क्या संभव है? संभव ही नहीं है, गलत हो जाएगा। फिर लोग किसी भी उपक्रम में सफल हो जाए अगर वे कोई भी राय बिल्कुल न लें। तो ये भी क्या संभव है? भाई कह रहा है कि लोग किसी भी उपक्रम में सफल हो जाए अगर वे कोई भी जो राय नहीं ले सकते। तो अब इनमें जो देखा जाए, कह रहा है कि जो लोगों को यथासंभव अधिकाधिक जो धन संचित करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर क्या लोगों को दूसरे की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब जो इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि ये प्रभावित नहीं होना चाहिए, मतलब गलत हो जाता है, व्यावहारिक तो नहीं है, मतलब गलत हो जाता है। लेकिन पैसेज के आधार पर हम, क्योंकि सब एक्सट्रीम बात कह रहा है कि ये भी तो एक्सट्रीम कह रहा है, ये भी एक्सट्रीम कह रहा है, ये भी एक्सट्रीम है, सब एक्सट्रीम कह रहा है, कोई लीनियर स्टेटमेंट मिला नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैसेज को हम कंसल्ट करेंगे, पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज में हम जाएंगे, इसके बारे में पैसेज में बारे में जाएंगे। फिर इसको देख देते हैं कि धन संचित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है धन संचित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन संचित नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो धन तो संचित करना पड़ेगा। तो ये भी गलत, जो धन है वो संचित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं। तो ये बात सही है, ये बात तो सही है, लेकिन रोकते हैं हम इसको और आगे ऊपर ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है अधिकांश लोग अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित करने में कभी सफल नहीं होती। यहाँ पर कह रहा है कभी सफल नहीं होती, इम्पॉसिबल की बात कर, कभी। मान लो कि 100 साल वो जी रहा है, उसमें से एक दिन भी वो सफल हो गया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कभी असफल नहीं होते, यहाँ पर कह रहा है कभी जो असफल नहीं होते, ये बात तो गलत ही हो जाएगी। अधिकांश लोग, वो भी अधिकांश, मोस्ट ऑफ जो पीपल है, मान लो 100 में से 100 में से जो 80 लोग हैं, वो कह रहा है कि अपनी ज़रूरतों के लिए जो धन संचित करने में कभी असफल नहीं होते, कभी नहीं हो सकती, ये तो गलत हो जाएगा। अधिकांश लोग अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित नहीं करते थे, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट ही बचा। यहाँ पर कह रहा है कि अधिकांश लोग अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित नहीं करते। धन संचित नहीं करेंगे तो अपनी जो खर्च है वो कैसे निकालेंगे? ये गलत हो जाएगा, एक्सट्रीम है। ये कह रहा है कि अधिकांश लोग अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित करने में कभी जो है वो असफल नहीं होते, कभी असफल नहीं होते। बहुत सारे जो लोग कभी असफल नहीं होते, तो फिर भारत में इतनी गरीबी क्यों? भारत में जो लोग गरीब हैं वो क्यों गरीब है? यदि वो सफल होते हैं तो फिर गरीब क्यों है? और तीसरा है कि ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए जो धन संचित करने में असफल रहे हैं। मतलब कह रहे ऐसे लोग भी, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी, ऐसे लोग हैं, मतलब कि कुछ लोगों की संख्या बता रहा है कि ऐसे जो लोग हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट बनता है। फिर एक बार हम पैसेज को पढ़ लेते हैं, पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज में देखें तो कह रहा है अधिकांश लोग जो अपनी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं, सामान्य तौर पर, यहाँ पर सामान्य तौर पर दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, यहाँ पर आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। और ये हमारा जो अगला वाला जो स्टेटमेंट में जो सब इसमें एक्सट्रीम था, इसमें केवल एक ही जो है ये बचता है। कह रहा है कि लोगों को दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वहाँ पर क्या कह रहा था? प्रभावित हो जाते हैं, तो ये अप्रोप्रिएट हो जाएगा, बाकी तो गलत हो जाएगा। क्यों? कह रहा है लोगों को यथासंभव अधिकाधिक जो धन संचित करना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं, व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि हम सब कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं, व्यावहारिक नहीं है। लोगों को न तो राय देनी चाहिए और न ही लेनी चाहिए, ये तो संभव ही नहीं है, देंगे भी और लेंगे भी। और लोग किसी भी उपक्रम में सफल हो जाए अगर वे कोई भी राय न ले, कोई भी राय लेना तो ये असंभव हो जाएगा। और पैसेज में भी देखेंगे तो ये पैसेज में बात कह रहा है, पैसेज में ये जो बात कह रहा है कि आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और वे अपने लिए सोचने का काम जो समाचार पत्रों और गपीडियों पड़ोसियों पर सोड़े रहते हैं। और राय पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तु है और हर किसी के पास किसी के भी सामने पर देने के लिए जो भी उन्हें मानने को तैयार हो, राय का जखीरा तैयार रहता है। जब आप किसी निर्णय पर
करते समय लोगों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप किसी भी उपक्रम में सफल नहीं हो सकेंगे। तो अपना जो उत्तर है निकल गया कि पहला जो स्टेटमेंट यहाँ से है और दूसरा जो है दूसरा जो हमारा जो 61 इसमें कौन सा था, तो 62 में जो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, 62 में हो जाएगा ए, और 61 में कौन सा हो जाएगा, 61 में जो हमारा सी। कह रहा है कि ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं। और ये बात कहाँ पर लिखी गई, यहाँ पर लिखी हुई है। कह रहा है अधिकांश लोग जो अपनी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं, यहाँ पर क्या असफल रहते हैं, सामान्य तौर पर दूसरों की जो राय से प्रभावित होते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर निकल गया। फिर अगला जो पैसेज कौन सा है, अगला जो पैसेज देखे, अगला जो पैसेज है, अगला जो पैसेज है वो कौन सा है, 53। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है इस परिच्छेद का जो लेखक है, इस परिच्छेद का लेखक किसके विरुद्ध है, मतलब किसके खिलाफ है। कह रहा है कि अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना, बराबर। फिर उपहारों के बारे में सोचने की आदत के वशीभूत होना, फिर है जो नई चीज़ों से रोमांचित न होना और केवल आंशिक रूप में आनंद लेना या प्राप्त करना। तो यहाँ पर कोई एक्सट्रीम नहीं है, तो इसके लिए हमें पैसेज जो पढ़ना पड़ेगा, पैसेज में जो है क्या बात जो है कह रहे हैं, तो इसके लिए हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो 52 में देखते हैं कि 52 में क्या है। फिर 52 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि वयस्कों के लिए उपहारों से रोमांचित महसूस करना संभव नहीं है। कह रहा है कि जो वयस्क है उन वयस्कों के लिए जो उपहार है उन उपहारों से रोमांचित महसूस करना संभव नहीं है। क्या ये बात सही है कि जो वयस्क है वो उपहारों से रोमांचित नहीं होते हैं, वयस्क भी उनको अच्छा उपहार मिलता है तो रोमांचित होते हैं। और ये बात तो हमारी जो व्यवहारिकता है, यानी जो यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उसके खिलाफ है। यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उसके तो खिलाफ ही कह रहा है ना कि भाई जो वयस्क जो लोग हैं वो उपहारों से जो रोमांचित नहीं होते, ये तो गलत हो गया, होते हैं वयस्क लोग भी जो रोमांच। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि उपहारों से वयस्कों के कम रोमांचित महसूस करने के एक से अधिक कारण हो सकते हैं। मतलब जो हमारे जो वयस्क जो लोग हैं वो उपहारों से यदि कम रोमांचित महसूस करते हैं तो यदि उसके बहुत सारे जो कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारणों के अंदर के हमारी जो समाज है, हम ज़्यादा मतलब युवा मतलब जो वयस्क लोग हैं और यदि वो उपहार देकर खुश होते हैं या फिर जो बच्चों की तरह वो रिएक्ट करते हैं तो फिर समाज क्या कहेंगे। तो बहुत सारे जो कारण हो सकते हैं। तो ये बात जो थोड़ी लीनियर लगती है, ये हो सकता है। फिर लेखक को यह पता नहीं है कि वयस्क उपहारों से कम रोमांचित क्यों महसूस करते हैं। मतलब ये लेखक को इस बात की पता भी नहीं है कि जो वयस्क हैं वो उपहारों से जो कम रोमांचित करते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है वयस्कों में प्रेम करने या प्रेम किए जाने के आनंद को महसूस करने की कम क्षमता होती है। ये बात गलत है, ये बात सही है क्या। ये बात जो हम कह रहे हैं कि जो वयस्कों में जो प्रेम करने या प्रेम किए जाने के आनंद को महसूस करने की कम क्षमता होती थी, तो गलत है, ये बात तो सही नहीं। वयस्कों में तो सबसे ज़्यादा होती है। तो इनमें भी देखेंगे तो सबसे जो व्यवहारिक जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर जो हमारा जो 52 में सबसे जो व्यवहारिक जो स्टेटमेंट वो बी है कि बहुत सारे जो कारण है इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे पैसेज के आधार पर कि कौन सा इसका जो सही हो सकता है। एक बार फिर से देखेंगे। फिर यहाँ पर जो क्या कह रहा है, बराबर, एक बार पैसेज हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर उपहार अब जबकि हम बड़े हो चुके हैं हम में कम रोमांस पैदा करते हैं तो शायद यह इसलिए है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, या शायद यह इसलिए है कि हम देने के आनंद की पूर्णता को और इसके साथ ही पाने के आनंद की पूर्णता को भी खो चुके हैं। बच्चों के डर पहने होते हैं और उनके दुख तीव्र होते हैं, लेकिन वे बहुत आगे तक या बहुत पीछे तक नहीं देख पाते हैं और उनके आनंद स्पष्ट और पूर्ण होते हैं क्योंकि अभी उन्होंने हर विचारार्थ विषय पर हमेशा किंतु जोड़ना नहीं सीखा है। मतलब जो किंतु जोड़ना नहीं, जबकि जो वयस्क है वो किंतु परंतु जोड़ते हैं कि हम यदि खुश होंगे तो किंतु लोग क्या कहेंगे, तो किंतु बिंतु जो जोड़ते हैं। संभवतः हम अत्यधिक सावधान, अत्यधिक आशंकित, अत्यधिक संशयी हैं और शायद हमारी कुछ परेशानियाँ घट जाए अगर हम उनके विषय में कम सोचें, यानी मतलब उनके बारे में कम सोचें और अपने मार्ग में आने वाली खुशी का आनंद अधिक एकनिष्ठ होकर उठाए। तो यहाँ पर बताया कि बहुत सारे जो कारण हैं, यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि हम किंतु परंतु नहीं जोड़ते, मतलब जो बच्चे वो किंतु परंतु नहीं जोड़ते जबकि हम जो किंतु परंतु जोड़ते, तो इसमें बहुत सारे जो कारण हैं। तो इसको तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि इसका जो है वो यही होगा। और इसमें जो 53 का हमने जो देखा था, तो उस 53 के अंतर्गत जो क्या था उसमें
जो 53 था उसके अंतर्गत क्या था ऑप्शन में, कह रहा है कि जो अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना, बराबर। और दूसरा कह रहा है उपहारों के बारे में सोचने की आदत के वशीभूत होना और नई चीज़ों से रोमांचित न होना और केवल आंशिक रूप में आनंद देना या पूर्ण प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो ए है वो अप्रोप्रिएट है। ये कैसे, तो यहाँ पर पैसेज में लिखा हुआ है ए, यहाँ पर कैसे अप्रोप्रिएट है, तो यहाँ पर पैसेज में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कह रहा संभवतः हम अत्यधिक सावधान मतलब बहुत ही सावधान है, अत्यधिक आशंकित है मतलब जो भयभीत भय रहता है हमें कि समाज क्या कहेगा, अत्यधिक जो संशयी है ये। तो यहाँ पर इसी तो आधार पर ये जुड़ रहा है, इसी पर जो आधार से ये जुड़ रहा है, ये यहाँ से ये जुड़ रहा है। ये कह रहा है कि अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना, अतीत और भविष्य के बारे में जो है हम अत्यधिक जो चिंता करते हैं इसके कारण जो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए हो जाएगा और उसका जो हमने बी देखा। फिर उसके बाद में जो अगला जो पैसेज आता है वो कौन सा, 51। अगला जो पैसेज है वो कौन सा, 51 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के अंतर्निहित स्वर को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है, मतलब कि जो इस परिच्छेद के जो अंतर्निहित जो स्वर को जो सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, जो अंतर्निहित जो स्वर है उसमें। तो कह रहा है कि केवल शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक प्रगति के लाभों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है। तो यहाँ पर कह रहा है ऑनली जो शब्द लगाया हुआ है, ऑनली जो शब्द इसके आगे लगाया हुआ है, और यहाँ पर कह रहा है जो शिक्षित जो जनसंख्या है ही जो आर्थिक जो प्रगति के लाभों का जो सर्वोत्तम प्रयोग कर सकती है। तो हम इसको हम व्यवहारिक सोचते हैं, जैसे कि मान लो कि दो किसान है, इसमें से एक अशिक्षित है और एक जो शिक्षित है, तो कौन ज़्यादा जो फ़ायदा उठाएगा, कौन जो ज़्यादा है जो फ़ायदा उठाएगा, शिक्षित जो उठाएगा। तो ये मतलब कि इस तरह से आपको सोचना होगा, मतलब कि इस स्टेटमेंट को आप व्यवहारिक सोचना होगा, ठीक है। इसकी संभावना एक सही हो सकता है। फिर कह रहे हैं जो सभी जो आर्थिक विकास का जो लक्ष्य फुर्सत का निर्माण होना चाहिए, मतलब जो सभी जो आर्थिक जो विकास है, मतलब जितने भी जो आर्थिक जो विकास है उनका जो लक्ष्य होना चाहिए कि वो फुर्सत का जो निर्माण करे, जो फुर्सत है उसका निर्माण करे। तो क्या यह संभव है कि जितनी भी जो इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी होती है तो उनका उद्देश्य यही होता है कि वो फुर्सत का निर्माण करें? ये तो संभव ही नहीं है ना। फिर कह रहा है किसी देश की शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि इसके लोगों को उसमें खुशी की वृद्धि की ओर ले जाती है, मतलब कि यानी जो शिक्षित जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, एजुकेटेड जो पॉपुलेशन होती है, तो उससे जो है उस देश की जो खुशी में वृद्धि होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है ना भाई, जिस देश में शिक्षित जनसंख्या है तो क्या वो जो देश है वो खुश ही रहता है, वो जो देश है खुश रहता है। ये भी जो संभव नहीं है, ये भी जो है वो संभव नहीं है। और इसमें अगला देखेंगे तो मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि इससे जो फुर्सत में जीने वाली जो बड़ी संख्या का सृजन हो सके, मतलब मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि इससे जो फुर्सत में जीने वाली जो बड़ी जो जनसंख्या का सृजन हो सके। अब जो मशीनों का उपयोग करेंगे, मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, तो इससे हम क्या सिक्योरिटी थोड़ी ना दे सकते कि जैसे मशीनें हम ला देंगे तो इससे जो फुर्सत में जीने वाले जो लोग हैं वो मतलब कि उनकी जो संख्या बढ़ेगी। तो ये भी नहीं, तो यहाँ पर जो ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट ये लगता है, मतलब इन स्टेटमेंटों को ये भी हमारे हिसाब से कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है। इसमें जो ये दिखता है, अब एक बार पैसेज को देख लेते हैं पैसेज में क्या कह रहा है, क्योंकि अब इसके लिए हमें जो पैसेज का जो है पूरा पैसेज पढ़ने के बाद उसका जो निचोड़ हमें निकालना पड़ेगा, पूरा पैसेज किस और इंडिकेट कर रहा है। तो कह रहा है कि किसी आर्थिक संगठन में मानव को मशीनों की उत्पादकता से लाभान्वित होने का अवसर मिले तो यह उसे फुर्सत के बहुत अच्छे जीवन की ओर ले जा सकती है, और यहाँ पर कह रहा है बहुत अच्छे जीवन की ओर ले जा सकती है, और वहाँ पर कह रहा है कि ऐसा होगा ही होगा। और बौद्धिक गतिविधियों तथा रुचियाँ रखने वाले लोगों को छोड़कर, यहाँ पर जो उनको छोड़कर मानव के लिए अधिक फुर्सत उबाऊ हो सकती है, अधिक जो फुर्सत है वो उबाऊ हो सकती है। यहाँ पर जो कह रहा है कि यदि वो बौद्धिक गतिविधियों में अटैच नहीं है तो फिर उसके लिए जो अधिक जो मतलब बहुत सारी जो फुर्सत है, मतलब जो अधिक जो फुर्सत है वो उबाऊ हो सकती है। और अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना है तो इसे आवश्यक रूप से शिक्षित जो जनसंख्या होना चाहिए, मतलब जो यहाँ पर कह रहा है आवश्यक रूप से होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए खुश रहने के लिए। यहाँ पर जो कह रहा है किसी आवश्यक रूप से शिक्षित होना चाहिए और आनंद लेने की दृष्टि से तथा साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान की प्रत्येक जो उपायता की दृष्टि से शिक्षित होनी चाहिए। तो यानी मतलब जो शिक्षा पर जो ज़्यादा जोर दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि केवल जो शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक प्रगति का जो सर्वोत्तम जो है वो उपयोग कर सकती है। तो ये इसका जो अप्रोप्रिएट जो आंसर निकलता है। तो आज हम यहाँ तक डिस्कशन करते हैं, इसके बाद आगे का जो अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, अगली क्लास में जो डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।